चारों चीजें होगी, शारीरिक मानसिक। हाँ बोलिए बोलिए। सम राशि में इसका उल्टा क्रम चलता है ना। 24 से 30, 18 से 24, 12 से 18, इस प्रकार से है ना। 6 से 12 और 0 से 6, सम राशि में उल्टा क्रम। देखिए मैं भी आपको सीधा सीधा बता सकता था कि बाल कुमार युवा ये है, ये ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। ये बनाया क्यों गया और इसका जो प्रिडिक्शन में कैसे प्रयोग करेंगे वो महत्वपूर्ण है कि बाल ग्रह जो है वो क्या है, क्यों है, वो किस प्रकार से अपना परिणाम देगा। तो उस समय उसकी ग्रहण शक्ति बहुत है, बाल ग्रह की ग्रहण शक्ति बहुत अच्छी होती है। यानी दैट टाइम दैट ग्रह नीड्स ए डायरेक्शन। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में आप बाल ग्रहों की अवस्थाओं को देखें, बाल ग्रह ज्यादा हैं, तो उस आदमी की दिशा निर्देशन, मार्गदर्शक की दिशा निर्देशन की अत्यंत आवश्यकता है। उसको सही मार्गदर्शन मिल गया, सही दिशा मिल गई, तो वह अपने विवेक का सही उपयोग करके अवश्य सफलता प्राप्त कर लेगा, है ना। अब मान लीजिए किसी के मृत ग्रह बहुत ज्यादा है, मृत ग्रह बहुत ज्यादा है, तो अब ऐसी स्थिति में तो कुंडली तो बिल्कुल कमजोर हो गई, कुंडली बिल्कुल कमजोर हो गई। तो आपको उसके शारीरिक मतलब देह, शरीर, देह, आत्मा और मन, सबसे पहले उनको बलवान करना पड़ेगा। और वो आयुष्कारी हो स्वयं भी, उसके भी आपको प्रयास, यानी देह लंबी जिए, है ना, उसका मन उत्तम हो और आत्मा में बल हो, वो आपको देखना पड़ेगा, वो बढ़ाने पड़ेंगे आपको, तभी वह व्यक्ति उस कुंडली के फल पा पाएगा ज्यादा, है ना। यानी कि आपको वो कुंडली बलवान बनानी पड़ेगी, उस पे आपको पूरे प्रयास करने पड़ेंगे। यानी उस व्यक्ति के कर्म को आपको इस प्रकार निर्धारित करना पड़ेगा कि वो उत्तरोत्तर में शक्ति ग्रहण करके उनको उत्पन्न कर पाए, उनको बड़ा कर पाए, जो कि कुंडली के विपरीत है। तो यहाँ ज्योतिषी को ना बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। अगर कोई बच्चे की कुंडली आपके पास आ जाती है तो आप ये कहकर उसको नहीं, यार इसके तो सारे ग्रह मृत है, यार ये क्या करेगा, नहीं। वहां हमारा दायित्व तो बहुत बढ़िया कि हम कुछ ऐसा करें कि उसके बल उत्पन्न हो, देह का, मन का और आत्मा का। जब वो तीनों बली होंगे तब कुंडली के बाकी चीजें भी उसको लाभ देना शुरू करेगी। ये है ज्योतिष, ये है ज्योतिष इस तरह से। तो ये क्लियर हुआ? हेलो हेलो जी सर। और किसी के 12 से 18 के बीच ग्रह है तो वो तो आप उस आदमी को तो पकड़ लो, भैया तेरे को तो मैं बड़ा बढ़ाऊंगा ही बढ़ाऊंगा। तो मैं बताऊं जैसे जैसे प्रयोग करता जा, वैसे वैसे तू डायरेक्शन में काम करता जा, तू अवश्य सक्सेसफुल होगा। और वो व्यक्ति की जो है ना ग्रहण शक्ति और वो भी बहुत बलवान होगी, और उसकी जो है ना क्रियामान शक्ति भी बहुत बलवान होगी। तो दोनों जब शक्तियां बलवान होगी तो वो तो अल्टीमेट को प्राप्त करेगा ही। राइट, क्लियर? तो इस प्रकार हमको बाल कुमार इनका विश्लेषण करना है। ये नहीं कि भाई हम पढ़ के और उसको छोड़ दिया, उससे क्या उत्पन्न होएगा वो हमको पता होना। यस, तो 11 से 20 डिग्री में ग्रह जो है सपना अवस्था में होता है, यानी कि ऐसी अवस्था जहां वो खुश है, ऐसी अवस्था जहां वो खुश है। स्वप्न अवस्था मतलब जो ठीक है, मतलब खराब नहीं है, स्वप्न जैसी अवस्था है जैसी वो सोचता है ना, लेकिन वो इससे कमजोर है, तो वो सपना अवस्था। तो जागृत अवस्था में ग्रह अपना पूर्ण परिणाम देता है, लेकिन सपना अवस्था में परिणाम देने के लिए तैयार है। क्या है? परिणाम देने के लिए तैयार है, आपको उसको एक्टिव करना पड़ेगा। और तीसरी अवस्था है शयनावस्था।
21 से 30 डिग्री शयनावस्था। शयनावस्था यानी सोया हुआ। तो ये तो थोड़े से प्रयास से खड़ा हो जाएगा, लेकिन जब ग्रह शयनावस्था में हो तो उसको आपको जगाना पड़ेगा। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप उसके लिए रतन पहनाओगे, औषधि दोगे, या आप उससे मंत्राचार कराओगे, या पूजा पाठ कराओगे, या जप कराओगे, या हवन कराओगे, या उसके क्रियाकलापों को इस प्रकार स्थापित करोगे कि वो ग्रह उसका जागृत हो जाए, है ना। जैसे शनि है, मान लीजिए शयनावस्था में है, तो वो व्यक्ति महान आलसी होगा, है ना। और खुदा न खास्ता अगर उनका लगन लगने से और संबंध हो गया तो वो और ज्यादा आलसी होगा। अब ऐसी अवस्था में आपको क्या करना है, उसके अंदर ऐसी एनर्जी डालनी है, इतना प्रयास करना है कि वो आलस्य को छोड़ दे। उसके लिए आपको पूरे प्रयास करने चाहिए, राइट। तो शयनावस्था, तो शयनावस्था में ग्रह शयन की स्थिति में होता है, उसको जागृत करना पड़ेगा। सपनावस्था में ग्रह है, थोड़े से प्रयास से जागृत होकर और एक्टिव हो जाएगा और जागृत हो जाएगा, राइट। विषम राशि में इसको उल्टा कर, सम राशि में ये उल्टा कर दो। सर ये पहले वाली जैसे बात नहीं होगी क्या, थोड़ा जैसे उसमें 6 डिग्री का किया था, जैसे पहले वाला जो एग्जांपल था, वो ये दृष्टांत की बात कर रहा हूँ। वो बाल कुमार है, ये राशि के 3 टुकड़े करके कराए मैंने। हाँ, ये थोड़ा ब्रॉड सेंस में हो गया, वो थोड़ा 6 डिग्री पे हो गया। हाँ ले हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये प्रॉपर्टीज तो अवस्था, हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल यू आर राइट, बिल्कुल। पर फिर भी अपन को ये भी पता होना चाहिए, वो और थोड़ा प्रिसाइज हो गया। सबको अपन साइमल्टेनियसली साथ साथ लगाएंगे तो और फल। और सम राशि में उल्टा कर दो। सम राशि में 21 से 30 जागृत, 11 से 20 जो है वो सपनावस्था, और 0 से 10 जो है वो शयनावस्था। सॉरी गलत हो गया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। इसको उल्टा कर दो, ये शयनावस्था, मतलब सम ये विषम में है और सम में उल्टा हो जाएगा। ये अवस्था है। इसके साथ साथ इस जागृत अवस्था, सपनावस्था और शयनावस्था के लिए नवमांश भी देखा जाता है। जब ग्रह स्वनवमांश या उच्च नवमांश में हो, नवमांश में यानी D9 में जब स्वराशि का हो या उच्च राशि का हो तो वह जागृत अवस्था में होता है। तो क्या होता है, जागृत अवस्था। जब ग्रह मित्र राशि में हो या सौम्य ग्रह के साथ हो, स्पेशली मित्र को पकड़ना है, सौम्य की राशि में हो तो वो सपना अवस्था में होता है, ठीक है ना। और जब ग्रह शत्रु राशि में, नीच आदि में हो, है ना, तो वह शयनावस्था में होता है, ठीक है ना। तो ये नवमांश में ये चीज देखनी है हमको। नवमांश में क्या देखना है कि ग्रह स्वराशि या उच्च राशि का हो तो वह जागृत अवस्था में है। अगर वह ग्रह मित्र राशि में या सौम्य ग्रह के साथ है, स्पेशली मित्र राशि में, तो वह सपनावस्था में होता है। और अगर वो शत्रु या नीच राशि में है तो वह शयनावस्था में। तो इनको भी अपन को एक्टिव करने के लिए उसी अनुसार प्रयास करने पड़ेंगे। साथ ही किसी घटना के घटित होने के लिए भी आपको इस अनुसार, अगर मान लीजिए ग्रह नवमांश में जागृत अवस्था में है तो बहुत जल्दी परिणाम दे देगा, शयनावस्था में तो बहुत लेट से परिणाम देगा या नहीं देगा, है ना। ठीक है जी, क्लियर ये दोनों पॉइंट है। हाँ बोलिए बोलिए सर जो मेरी खुद की कुंडली में जो गुरु है वो सम राशि में है और 2 डिग्री के हैं, तो शयनावस्था में हो गए। और वही नवांश में उच्च राशि में कर्क में बैठे हुए हैं, तो वो फिर उच्च के हो गए। तो दोनों में से मानेंगे कौन सा? उच्च के उसको मानेंगे। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये देखिए 1, 5, 9 नवमांश होता है। अगर 0 से 3, 20 हो तो वो वर्गोत्तम होता है, और वर्गोत्तम ग्रह सर्वोत्तम कहा जाता है ना। अब 1, 5, 9 की अगर मैं बात करूं तो ये विषम राशि है, ना। और जीरो से लेके 3, 20 तक है, तो ये सारे के सारे बाल हो गए, ये सारे के सारे बाल हो गए। तो
यहाँ पे ही विवेक यूज करने वाली बात है कि उन परिस्थितियों में सबसे बढ़िया परिस्थिति कौन सी है। साथ ही बाल कुमार पढ़ाने का मतलब ये नहीं था मेरा कि आप उनको ये देखो कि वो बल तो दिख ही रहे, साथ ही आप ये देखो कि अब मेरे को इनको एक्टिव भी करना है। मतलब ये सब कुछ देने के लिए तैयार है, पर ये इट नीड्स ए पुशअप, इट्स नीड्स एन एनर्जी। आप समझे मेरी बात को? यस सर। आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया, ये वेरी गुड, कि आपके अब जो गुरु हैं वो फुल्ली लोडेड है, फुल्ली अच्छा करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन इट नीड्स एनर्जी, इट नीड्स द एक्टिवेशन। तो यू शुड पुट योर ऑल एफर्ट्स टू एक्टिवेट योर जुपिटर। आपको अपने जुपिटर से संबंधित कार्य करने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जन करना चाहिए, गुरु के मार्गदर्शन में चलना चाहिए, गुरु की आराधना करनी चाहिए, गुरु से संबंधित चीजों का इंटेक करना चाहिए, वाट एवर है ना। वो जब हम प्रिडिक्ट उसमें आएंगे ना रेमेडियल पे, तब और इस तरह बताऊंगा। पर बात बहुत अच्छी पूछी आपने, है ना। इसी प्रकार जो मृत ग्रह हैं, मृत ग्रह 4, 8, 12, उसमें अगर 27, 20 से लेकर से 30 डिग्री तक का अगर कोई ग्रह है तो वो वैसे तो मृत है लेकिन वर्गोत्तम होता है ना। तो वहां पे भी ये चीज लागू होती है। तो ज्योतिष में क्या है, एक सादृश्य सिद्धांत है। सादृश्य का मतलब होता है आपको सारे सिद्धांतों को जोड़ते चले जाना है। कौन सा बढ़ा रहा है, कौन सा घटा रहा है, कौन सा बढ़ा रहा है, कौन सा घटा रहा है, क्यों बढ़ा रहा है, तो मैं जो घटा रहा है उसकी रेमेडी कर दूं, जो चीज उसके बल को कम कर रही है उसको मैं रेमेडी कर दूं। ये आशय नहीं है, ये आशय नहीं है कि आपने ये घटा रहा है, ये बढ़ा रहा है, ये घटा रहा है और लास्ट में उसको कर ले। नहीं, आशय ये है कि आप जो चीजें उसके बल को कम कर रही है, उसके सुबत्व को कम कर रही है, वो कैसे बढ़ेगी वो देखना है। तो वो कैसे बढ़ेगी, ज्योतिष कर्म आधारित है, ज्योतिष कर्म आधारित ज्ञान है। ज्योतिष कर्म का निर्धारण करता है अपने हॉरोस्कोप के अनुसार, और कर्म से ही धर्म की प्राप्ति है, और धर्म से ही अर्थ की प्राप्ति है, और अर्थ से ही काम की प्राप्ति है। सब कुछ गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जितनी, गीता जो है ना साक्षात ज्योतिष है। मैंने पहले बताया था आपको कि मैं यानी धर्म, यानी पहला भाव धर्म है ना। मैं कौन हूं, फर्स्ट हाउस, माई सेल्फ इज फर्स्ट हाउस, दैट इज धर्मा। फॉर व्हाट आई हैव बीन बोर्न, टू एग्जीक्यूट, टू कर्मा, दैट इज 10th हाउस। When a dharma does the karma, what will be the product produce, that will be earth. And उन तीनों से आपको क्या मिलेगा, काम, क्योंकि आपको क्या करना है, आगे समाज को बढ़ाना है, दुनिया को आगे चलाना है। आपका जीवन क्यों है कि आप संतानोत्पत्ति करेंगे, आप जीवन को संतानोत्पत्ति करेंगे। अब संतानोत्पत्ति क्या पुरुष कर सकता है? हेलो हेलो, अकेला तो नहीं कर सकता। ये अधूरा जवाब है मेरा। इतना ही सवाल है, क्या पुरुष संतानोत्पत्ति कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो व्हाट इज द हाईएस्ट गोल ऑफ ए फीमेल? प्रोक्रिएटिविटी। संतानोत्पत्ति के लिए ही स्त्री इस भूमि पे आई है, ये शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में ये लिखा हुआ है। तो द बिगेस्ट गोल इस प्रवर्त समाज को आगे बढ़ाने का वो किसके हाथ में है? स्त्री के हाथ में। इसलिए 2nd हाउस सम राशि, उसका स्वामी शुक्र स्त्री है ना। 2nd हाउस आपका कुटुंब का हाउस, वो सब आप देख लीजिए कितना अच्छा हमारे ऋषियों ने जोड़ा है। तो जो प्रोक्रिएटिव जो प्रोक्रिएट करने की या जन्म देने की ताकत स्त्री में ही होती है, तो इसलिए वृषभ राशि को वहां दिया गया है। पुरुष एक उसका अंग है, पुरुष उसको बड़ा मतलब एक लेकिन धारण तो स्त्री करेगी, उसको ट्रांसफॉर्म तो स्त्री करेगी, अन्यथा तो कोई मतलब नहीं है ना। तो इसलिए तो मैं क्या कर रहा था आपको, तो
आशय ये नहीं है कि आप चीजों को देखकर आप एक प्रिडिक्शन करेंगे यार आप ये करेंगे। आशय ये है कि कुंडली के क्या क्या कमियां हैं उसको कैसे दूर किया जाए। तो गीता में भगवान ने क्या कहा कि जो लगन है यानी जो धर्म है उससे कर्म है, और धर्म और कर्म से अर्थ की उत्पत्ति है, और अर्थ से ही काम की उत्पत्ति है, और उसी से ये पूरा जीवन आगे चलता है। और वह अगर सात्विक रूप से हो तो मोक्ष की प्राप्ति है। चारों का बहुत अच्छा कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो पूरा सीक्वेंस है। अब आप देखिए फर्स्ट हाउस के बाद अगर कोई हाउस सबसे ज्यादा बलवान है तो 10th हाउस है, वो धर्म है तो वो कर्म है। तो पूरी हमारे शास्त्रों को भी अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो आपको बहुत कुछ ज्योतिष का पता चल जाएगा। राइट, ये क्लियर हुआ है कपिल जी? हेलो जी सर, बिल्कुल। पाराशर जी ने पाराशरी में बृहद पाराशर होरा शास्त्र में 6 अन्य अवस्थाएं और कही है। मैं थोड़ा सा उनका छोटा विवेचन कर रहा हूं, अभी क्या है वो ज्यादा गहराई हो जाएगी उसकी, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कहीं आप पढ़ोगे तो कहीं डिविएट नहीं हो। उन्होंने कहा है कि ग्रह गर्वित अवस्था क्या कहिए? जब ग्रह शुभ स्थानों पर बैठा हुआ हो, और स्पेशली अगर गुरु के साथ हो, गुरु से प्रभावित हो, और अच्छे स्थानों पर बैठा हो, अच्छे स्थानेशों के साथ हो, यानी बलवान हो, तो वो गर्वित अवस्था में होता है। राइट। दूसरा उन्होंने कही त्रसित। अगर कोई ग्रह जल राशि में है और वह किसी पाप ग्रह से युत या द्रस्त है, या पाप स्थान के स्वामी से युत या द्रस्त है, तो त्रसित हो जाता है। त्रसित का मतलब हो गया कि वो उसको जल ही नहीं मिल रहा, जबकि वो जल स्थान पे बैठा हुआ है, उसका भोग ही नहीं कर पा रहा, यानी वो बहुत कमजोर हो गया है। तो त्रसित अवस्था यानी कि इस ग्रह को, गर्वित अवस्था का ग्रह को मेरे को बलवान करने की जरूरत नहीं है। उसको अगर वो इनएक्टिव मोड पे है तो उसको एक्टिव करना है ना। लेकिन त्रसित ग्रह है तो उसको मेरे को जल उत्पन्न कराना है, जब जल उपलब्ध कराना है। अब जल कैसे उपलब्ध होगा, ये विचारने बिंदु है। ये अवस्थाएं लिखने का आशय यही नहीं है कि सिर्फ लिख दी, इनका रेमेडी भी हमको करनी पड़ेगी। तीसरी अवस्था उन्होंने लिखी क्षुदित अवस्था, कि जब ग्रह शनि के साथ हो, जब ग्रह शनि देव के साथ हो या पाप स्थानों के स्वामी के साथ हो, है ना, तो उसकी प्रभा खत्म हो जाती है। तो उसको उन्होंने क्षुदित नाम दिया, यानी कि वो उसकी पावर कम हो गई। तो शनि के कहने का आशय हो गया कि शनि देव के साथ बैठा हुआ ग्रह अपने बल को खो देता है। अब इसको ब्रॉडर सेंस में मैं अगर लूं तो पाप ग्रह के साथ बैठा हुआ शुभ ग्रह अपनी ताकत को खोता है। जैसे एक बहुत बड़ा आदमी है, बहुत शुभ है, बहुत ही ज्ञानवान है, बुद्धिमान है, आध्यात्मिक है, बहुत ही सत्वगुणी है, और वो किसी तमोगुणी के साथ बैठ जाए तो तमोगुणी को तो लाभ हो जाएगा लेकिन सत्वगुणी को हानि हो जाएगी। तो वो ये क्षुदित अवस्था है ना। इसमें ग्रह नीच का भी हो सकता है, बलहीन भी हो सकता है, ये सब क्षुदित अवस्था है। क्षोधित अवस्था क्या कहा उन्होंने कि पंचमेश पाप प्रभाव में हो, पंचम भाव और पंचमेश पाप प्रभाव में हो, या कोई ग्रह सूर्य के साथ हो। तो मैंने पहले क्या बताया था आपको, या वो विकल मूड या अस्त अवस्था कहलाती है। तो यहाँ उसको उन्होंने क्या कहा, नाम दे दिया क्षुधित। और इसमें एक चीज और जोड़ दी, ये पंचम भाव में भी पाप ग्रह हो, पंचमेश पाप ग्रहों के साथ हो, तो यह क्षुधित अवस्था होती है। अब मेरा कहने का आशय क्या, मैं कोई आपको रट के ये बात बताने मेरा उद्देश्य नहीं। मेरा उद्देश्य कि क्या कहना चाह रहे हैं पाराशर जी ये कहना चाह रहे हैं कि पंचमेश का शुभ होना, बलवान होना, निर्दोष होना, अच्छे ग्रहों के साथ नहीं होना बहुत ही खराब फलदायक है। तो व्हाट द पावर फिफ्थ हाउस हैज, फिफ्थ हाउस एंड फिफ्थ हाउस लॉर्ड स्पेशली दे हैव मेंशन्ड इट इन गर्वित, दे हैव मेंशन्ड द गुरु, व्हाट पावर द गुरु हैज। इसलिए मैंने आपको शुरू में जब पढ़ाया तो ये कहा कि गुरु को बलवान करना तो हर हाल में शुभ ही है, हर
पाप से, हर कलह से, हर संकट से, हर दुविधा से, हर बाधा से, विघ्न से अकेले जुपिटर, अकेले बृहस्पति ही मुक्त करा देते हैं। वो यहाँ पे परिणित हो गया। वक्षमान, सारी ज्योतिष वक्षमान है, एक एक लाइन में, एक एक शब्द में ब्रह्मांड छुपा पड़ा है, खोजने की जरूरत है ना। गर्भित अवस्था। दूसरा उन्होंने क्या कहा, केंद्र त्रिकोण के स्वामी हो के साथ हो, केंद्र त्रिकोण के स्वामी बलवान हो, तो केंद्र त्रिकोण का महत्व आ गया आपके सामने, गुरुदेव का महत्व आ गया। यहाँ आपको समझ में आ गया कि ग्रह शनिदेव या पाप ग्रहों के साथ हो गया, है ना, अन्य पाप ग्रहों से उसकी स्थिति होगी तो वह अपने बल को खो देता है। अब ये साधारण बात है, लेकिन असाधारण बात क्या है कि कोई भी बलवान ग्रह के साथ, कोई भी बलवान शुभ ग्रह के साथ शनिदेव बैठ गए तो उसके बल को कम कर देंगे, राइट। चौदित मैंने आपको बता दिया। त्रसित अवस्था मैंने आपको बताई कि त्रसित अवस्था में क्या स्थिति होती है। मुदित अवस्था, जैसा मैंने पहले बताया था, मित्र राशि में बैठा हुआ ग्रह जो है ना, बहुत ही मुदित, बहुत ही प्रसन्न चित्त रहता है ना। तो मुदित अवस्था, मित्र राशि में बैठा हुआ ग्रह, वो बहुत ही प्रसन्न स्थिति में होता है। इसका विशेष विवरण क्यों कहा है कि मित्र राशि में ग्रह बहुत अच्छे परिणाम उत्पन्न कर सकता है, बशर्ते कि मित्र बलवान हो। जिसके घर में वो बैठा है वो मित्र बलवान हो, यानी डिस्पोजिटर बलवान। छठी अवस्था, प्रदीप्त अवस्था, यानी ग्रह उच्च अवस्था में हो, ग्रह उच्च अवस्था में हो। तो ये 6 को उन्होंने स्पेशली वर्णन किया। इन सबके वर्णन के अलावा तो कुछ कारण रहा होगा, तो वो वापस इस पे आपको दृष्टिगत कराना चाहते हैं। और क्या कहना चाहते हैं, भाई प्रदीप्त अवस्था का ग्रह बहुत बलवान, शुभ। गर्भित अवस्था का ग्रह बहुत बलवान। त्रसित है तो भैया उसको कुछ फीडिंग दो, उसको तैयार करो, उसको प्यास लगी है, उसको प्यास बुझाओ। कैसे प्यास लगी है, कौन उसको त्रसित कर रहा है, कौन उसको दूषित कर रहा है, वो देखो। क्षुधित अवस्था, तो उस ग्रह को तो बलवान करो और शनिदेव को थोड़ा शांत करो। बलहीन नहीं करना, बलहीन से तो पापत्व बढ़ता है, शांत करना है। बलहीनता पापत्व को बढ़ाती है, तो हमको क्या करना, शांत करना है। शांत कैसे होता है आदमी, नमस्कार से, जप से, तप से, तर्पण से, मंत्र जाप से, दान से, दक्षिणा से, है ना। तो वो मैं आपको उसमें बताऊंगा। और क्षुधित अवस्था मैंने आपको बताया, सूर्य के साथ जाकर ग्रह अपना बल को खो देते हैं, है ना। तो ये 6 अवस्थाएं उन्होंने और बताई। ये मैं अभी थोड़ा ही ले रहा हूं, इस पे मैं एक क्लास और लूंगा एक्स्ट्रा। इसके संबंध में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। थोड़ा आनंद में वातावरण बना के रखें, थोड़ा वार्तालाप करें। सर सेकंड टाइप की एक बार वापस बताइए, जो जो आपने बताया। हाँ, त्रसित, जब कोई ग्रह त्रसित यानी जल तत्व राशि में हो, 4, 8, 12 में हो, और वह किसी पाप ग्रह के साथ हो, या है ना, या पाप ग्रह से दृष्ट हो, तो त्रसित हो जाता है। जल तत्व राशि में हो और किसी पाप ग्रह के साथ हो, जैसे अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में मंगल केतु बैठे हुए, ऐसा आदमी की आग से मृत्यु लिखी है, या वो एक्सीडेंट में उड़ जाएगा या विस्फोट में उड़ जाएगा, यानी उसका खून से, शरीर से खून बाहर निकल के वो मतलब हालत खराब, उसको पानी नहीं मिलेगा। तो ऐसे, ये तो एक मैंने उदाहरण लिया है ना, ये कहा है शास्त्र में। तो ये त्रसित अवस्था, राइट। यस सर, क्लियर। यस सर। अब आते हैं अपन षडबल पर। अब षडबल का कैलकुलेशन तो इतना बड़ा है कि मैं उसके लिए तो 8-10 क्लासें चाहिए, तो उसमें मैं वो लूंगा क्योंकि अब सॉफ्टवेयर ये सारा काम करता है। और अभी मैं आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको बहुत शॉर्ट रूप में ले रहा हूँ। तो षडबल मैं पूरे लूंगा, 6 के बल, 6 के 6 बल, और किसी में 9 बल उसके अंदर है, किसी में 11 बल अंदर है, वो सारे आपको एक एक समझाऊंगा कि जब वो स्थान बल है तो क्या है, काल बल है तो क्या है, वो दिग्बल है तो क्या है, वो द्रक बल है तो क्या है, वो चेष्टा बल है तो क्या है, वो नैसर्गिक बल है तो क्या है, ये सारे आपको समझाऊंगा। भावादि बल है तो वो क्या है, भाव बल है तो वो क्या है, वो सारे एक एक चीज में आपको लूंगा
कि स्थान बल में जो 9 कैटेगरीज हैं वो 9 की 9 समझाऊंगा आपको। काल बल में मैं आपको 9 की 9 बात करूंगा, है ना, कि भाई मैं आयन बल की जब बात करूंगा तो पूरी की पूरी बात बताऊंगा आपको। दिग्बल मैं आपको बता चुका हूं, वैसे उसको तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो अब बात आती है षडबल। षडबल यानी षड यानी 6 तरह के बल का गणना की गई जो ग्रह की विभिन्न अवस्थाओं से प्राप्त होती है। उसमें पहला है स्थान बल, कि ग्रह किन स्थानों पर बैठकर सुबत्व को प्राप्त करा या पापत्व को प्राप्त करा, तदनुसार उसको बल की प्राप्ति होती है ना, किस किस भावों में, तो वो किन किन स्थानों पर, तो वो किन किन भावों में है, किन किन दृष्टांत के कौन से भाग में है, किन के कौन से भाग में है, तो उस हिसाब से स्थान बल। फिर काल बल है उसमें, फिर दिग्बल है उसमें, फिर अयन बल है, फिर चेष्टा बल है, दृक बल है ना, ये और एक नैसर्गिक बल है। तो इन बलों को इसमें लिया जाता है, वो मैं आपको अलग से पूर्ण रूप से समझाऊंगा। अभी अगर अपन जाएंगे तो इसी में 10 क्लास लग जाएगी, लेकिन मैं उसको आपको बारीक से बारीक बताऊंगा। कारण क्या है कि षडबल को लोग बाग एक कम्युलेटिव रूप में लेके और प्रेडिक्शन कर देते हैं। अब मेरे को कोई व्यक्ति पूछता है कि मेरा स्थानांतरण होगा कि नहीं होगा, तो मेरे को षडबल में स्थान बल जरूर देखना पड़ेगा उसको। अब स्थान बल किसका देखना पड़ेगा? उस ग्रह का जो उसको घर में रखेगा या घर से दूर लेके जाएगा। अगर स्थान बल बलवान है तो वो व्यक्ति घर छूटेगा ही नहीं उसका। अब कोई व्यक्ति आया, साहब मेरे को विदेश जाना है, मेरे को विदेश की यात्रा करनी है। अब आपने देखा कि यार इसको विदेश ले जा रहे हैं शुक्रदेव, है ना, लेकिन शुक्रदेव का जो स्थान बल है ना वो बहुत बलवान है, तो वो उसको घर नहीं छोड़ने देंगे, वो घर पे रखेंगे। अब आप देख रहे हो कि घटना कब एग्जीक्यूट होगी, तो आपको कालबल देखना पड़ेगा कि भाई उसका कालबल क्या कहता है। घटना किस दिशा में होगी तो आपको दिग्बल देखना पड़ेगा। तो वो सब चीजें मैं जब षडबल का पूरा विश्लेषण करूंगा। अब किस अवधि में होगी तो अयन बल देखना पड़ेगा, फिर पक्ष बल देखना पड़ेगा कि इस व्यक्ति का पक्ष बल क्या है। तो वो सारी चीजें मैं ना विस्तृत रूप में लूंगा, अभी सिर्फ इतना सा बता रहा हूं आपको कम्युलेटिव रूप में। तो षडबल 6 तरह के बलों को जोड़कर एक गणना की जाती है और उसका एक एवरेज निकाला जाता है ना, और उस एवरेज के आधार पर यह देखा जाता है कि ग्रह बलवान है या बलहीन है ना। और इसका माप ये है कि एक षडबल जो है वो मतलब आवश्यक है, एक षडबल आवश्यक है। एक से कम होने पर ग्रह कमजोर होता चला जाता है, और एक से जैसे जैसे बल बढ़ेगा उसका सुबत्व बढ़ता, उसका बल बढ़ता चला जाएगा, और बल बढ़ेगा तो सुबत्व बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा ग्रह का बल होगा षडबल उतना उत्तम। तो जिस भी ग्रह की आप विश्लेषण करने जा रहे हैं उसके बलवान और बलहीन होने में षडबल का ये रोल रहता है। षडबल क्या है ये मैं आपको अलग से समझाऊंगा, ये बड़ा चैप्टर है। अभी सिर्फ इतना सा, आप जैसे किसी के लग्नेश का विश्लेषण कर रहे हैं और लग्नेश का जो पावर है 1.75 है, तो वो व्यक्ति आप समझिए खुद के विवेक से, खुद के शारीरिक क्षमता से, खुद के बल पे बहुत कुछ प्राप्त कर लेगा, है ना, वो सबसे ज्यादा प्रभावित। इसी प्रकार कुंडली में मान लीजिए कोई ग्रह सबसे ज्यादा बल लेके बैठा हुआ है, 1.15 से ज्यादा है, तो वह उस व्यक्ति को अपने अनुसार कार्य करने पे मजबूर कर देगा, है ना, अपना पूरा प्रभाव देगा उसमें। तो ग्रह का बलवान या बलवीन होने के लिए एक को पैरामीटर माना जाता है, उससे कम हो जाए तो वह शुभ नहीं है, और एक से ज्यादा जितना होता जाए उतना उतना शुभ है, और जितना कम होता जाए तो हमारा ज्योतिष क्या कहता है, षडबल में अगर ग्रह कम हो रहा है तो उसको हमको बलवान करना है। अब बलवान करने के लिए क्या विधि अपनानी है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर? मैं इससे ज्यादा इस पे अभी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि सॉफ्टवेयर दिखाता है, आप इतना ही देखें कि बलवान है या बलहीन है। राइट? क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ सर बोलिए। हाइट लिमिट क्या रहती है सर इसकी? एक तो बेंचमार्क हो गया, एक तो बेंचमार्क हो गया, हाइट लिमिट कितनी? दो और मैंने 2.10 तक देखा है। वैसे ये ज्यादा से ज्यादा 2.30 तक से ज्यादा नहीं जाएगा, मतलब बहुत एक्सट्रीम पोजीशन में 2.10 से ऊपर जाता है एक्सट्रीम पोजीशन में। एक्सट्रीम मतलब वो तो फिर कहने ही क्या, है ना। और नीचे में मैंने अभी तक मेरी जितनी कुंडलियां देखी है उसमें मैंने 42 तक देखा है,
पर 32 तक भी कोई कहते हैं देखा है किसी ने, मैंने 42 देखा है, उससे नीचे नहीं देखा अभी तक। और तो ये है ना ये बात जी सर, अगर एक ग्रह का षटबल इतना ज्यादा निकल जाता 2 या उससे ऊपर, तो इसका मतलब यही हुआ कि बाकी के कमजोर पड़ गए। वो सबको अपने हिसाब से चलाएगा, वो लीडर हो गया, वो मतलब पूरी कुंडली को वो मतलब सबको प्रभावित करे हुए रहेगा ही, वो अपने हिसाब से आपको सोच ले जाएगा। मान लीजिए गुरु अगर इतने षटबल में बलवान हो गए तो गुरु से संबंधित कारकत्व तो पूर्ण रूप से आपके अंदर आ जाएंगे। मंगल हो गए तो आप अत्यंत एरोगेंट हो जाएंगे, अत्यंत राजा साहिब ठाट बाट होंगे, आपकी बोली वाणी वैसी होगी, आप है ना, वो सब चीजें है ना, तो वो अपना प्रभाव दिए बगैर रहेगा ही नहीं, आपके व्यक्तित्व में आ ही जाएगा वो। बिल्कुल ठीक है, ओके ठीक है कपिल जी। यस सर। हेलो। हाँ, अब देखिए मैं विस्तृत नहीं बता रहा हूं, अभी सिर्फ इतना कि मैं आपको ग्रहों के अब आता है बात विंशोपक बल। क्योंकि आप कंप्यूटर में देखते होंगे ना, सॉफ्टवेयर बनाते होंगे, तो विंशोपक बल भी आता होगा। विंशोपक बल होता है 20 में से दिया जाता है। हमारी कुंडली के 16 सब पार्ट, सब पोर्शन बनाए जाते हैं, सब कुंडलियां बनाई जाती है, उप कुंडलियां बनाई जाती है 16, इसलिए उसको षोडश वर्ग कहा जाता है ना। षोडश वर्ग कुंडलियां क्या है वो मैं लूंगा, इसके बाद ही तुरंत ही लूंगा षोडश वर्ग कुंडलियों को। लेकिन यहाँ आप ये समझ लो कि विंशोपक बल एक ताकत है, एक ग्रह की ताकत है जो वो प्राप्त करता है षोडश वर्ग में। षोडश वर्ग में एक पंचधा मैत्री बनाई जाती है, उस पंचधा मैत्री के आधार पर ये बल का निर्धारण होता है। वो एक लंबा प्रोसेस है, वो अलग से बात करेंगे उस पर विंशोपक बल ग्रह की ताकत को बताता है, ग्रह की ताकत को बताता है कि ग्रह की ताकत क्या है, और वह अपनी दशा अंतरदशा में उसी अनुसार परिणाम देता है ना। ये 20 में से दिया जाता है। तो आप जब सॉफ्टवेयर खोलोगे तो आपको लिखे हुए मिलेंगे कि ये बृहस्पति है और बृहस्पति का विंशोपक बल 17 है, ये चंद्रमा है, इनका 9 है। तो इसका जो मान है कि 10 डिग्री 10 से कम होना शुरू हुआ और वो ग्रह बलहीन हो गया, और 10 से ऊपर शुरू हुआ तो वह बलवान होना शुरू हो जाता है। और जितना ज्यादा ऊपर होगा उतना बलवान होगा, और जितना कम होता चला जाएगा, 8 से कम होने पे ये अत्यधिक मतलब बहुत अच्छे परिणाम नहीं देता। तो ये विंशोपक बल क्या है, ये विंशोपक बल 20 से दिया हुआ रहता है। आप कुंडली खोलोगे खट से आपको पता चल जाएगा, जब आगे जाओगे विंशोपक में तो वहां लिखा हुआ मिलेगा आपको कि हर ग्रह ने क्या क्या विंशोपक बल प्राप्त किया हुआ है। तो आप जब ग्रह के बलवान और बलहीन होने पे जाओगे तो आप जिसका विंशोपक बल 10 से ज्यादा है, और जितना ज्यादा है उतना बलवान है, और जितना कम है उतना बलहीन है। अभी अपने इसी परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ रहे। विंशोपक बल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, षोडश वर्ग क्या है, प्रत्येक षोडश वर्ग का परिणाम क्या है, वो मैं एक एक करके लूंगा, एक एक करके, और उसमें तो आनंद आ जाएगा। क्लियर। देखिए षड बल की एक गणना और दी हुई होती है। क्या दी हुई होती है कि सूर्य के आगे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि सूर्य का इतना बल है, चंद्रमा का 6.5, बुध 7, मंगल 5.5, बृहस्पति 6.5, शुक्र 6, शनि 5.5। ये भी लिखा हुआ रहता है, और इसके आगे एक के माप मान में भी लिखा हुआ रहता है। अगर मान लीजिए 5.5 है तो वो 1 हो गया, और इससे अगर ज्यादा हुआ तो ये 1 से बढ़ता चला, परसेंटेज वाइज बढ़ता चला जाएगा। मतलब ये दोनों मान लिखे हुए रहते हैं। तो सूर्य को जो षडबल चाहिए होता है वो 5.50 चाहिए होता है, यानी उसका पैरामीटर 1 हो गया। इससे ज्यादा है तो बलवान होगा, इससे कम है तो बलहीन होगा। ये दोनों लिखे हुए मिलेंगे आपको। इसी प्रकार चंद्रमा का, मंगल का, बुध का, बृहस्पति का, शुक्र का और शनि का, ये मापदंड है। ये मापदंड है। चंद्रमा का 6.5, बुध का 7, मंगल का 5.5, बृहस्पति का 6.5, शुक्र का 6, कहीं 5.5 भी लिखा हुआ है, और शनि का 5.5। इससे जितना ज्यादा होगा ग्रह बलवान होगा। वो परसेंटेज वाइज भी देख सकते हो आप, और ऐसे भी ये दोनों ही सॉफ्टवेयर में लिखे हुए होते हैं।
आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर में देखते ही पता चल जाएगा कि ये इस तरह से ये एकदम षडबल इस तरह से आता है। और विंशोपक बल में 20 के नीचे लिखा हुआ रहता है कि सूर्य का इतना, शनि, हर ग्रह का, राहु का इतना, सबका विंशोपक बल लिखा हुआ होता है। तो उससे आप आराम से निकाल सकते हो कि ग्रह बलवान है या बलहीन है ना? क्लियर? हेलो आराध्य जी जी, सर।